हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनौजिया टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम आज आपको बता दें कि यूपी पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल ब्रांच फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हम आज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE के 150 MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताने वाले हैं, जो कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो का लाभ लें, सबका जो कन्फ्यूजन दूर हो। और काफ़ी अपने जो फ्रेंड हैं आपके उनके साथ शेयर करें, जिससे उनका भी सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं MCQ बारे में, किसके बेसिक इलेक्ट्रिकल बारे में बताने वाले हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसमें इसमें हम बता दें कि इसमें हम आपको 150 क्वेश्चन बताएंगे। कितने क्वेश्चन बताएंगे आपको? 150 MCQ बताएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, IMP। ठीक, कृपया आप एक नोट ले लें। ठीक है, क्या लें? एक आप नोट ले लें, एक नोटबुक ले लें। ठीक है, नोटबुक ले लें, पेन ले लें। ठीक है, ये लेके आप एक खाली स्थान पे बैठ जाएं और जितना भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको MCQ एक बाई एक करके लिख के उसे याद कर लें, जो कि आपका कल शायद एग्ज़ाम है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका कीमती समय न लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? MKS प्रणाली में लंबाई, भार तथा समय की इकाई को प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? तो आपका जो MKS प्रणाली है उसमें मीटर किग्रा सेकेंड, ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं इसकी इकाई को। ठीक है, MKS प्रणाली में भार, समय तथा लंबाई की जो इकाई है MKS प्रणाली में मीटर किग्रा सेकेंड में प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वोल्टेज की SI इकाई क्या है। वोल्टेज की SI इकाई क्या है? तो हम बता दें आपको, वोल्ट होता है। इस द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप नोट करते जाइएगा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं। आप इसे नोट करते जाइएगा 1 बाई 1। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से है। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या? विद्युत ऊर्जा का इकाई जो है क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई आपको हम बता दें, विद्युत ऊर्जा का इकाई जो होती है वो क्या होती है? कूलम। इस द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका कुछ इस तरह से है चौथा क्वेश्चन, रेजिस्टेंस को किस मापन यंत्र में नापते हैं? आप बताओ, रेजिस्टेंस की किस मापन में मानते हैं? बताओ आपको, रेजिस्टेंस का हमेशा इतना ध्यान रखना, ओम मीटर में मापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद्युत दबाव की चिन्ह तो वोल्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करंट का चिन्ह क्या होता है? तो आपको पता है I होता है। ठीक है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर किससे मापते हैं भाई? एम्पियर को करंट से हम ही मापते हैं। किससे मापते हैं? करंट को मापते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। आप सुने होंगे कि आपके घरों में या कहीं शॉक लगता है तो भाई जो है हमारा सुचालक बॉडी होता है, जिससे हमें करंट लग जाता है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? आपको पता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है, जो कि बहुत महंगा है। अगर यह अपने आसपास के इलाकों में लगा दिया जाए तो इसे काट के बेच देंगे कबाड़ों में। ठीक है, अच्छे पैसे इनकम ही हो जाएगा गाँव वालों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, धातुओं में ड्रिल करने से पहले गाइड होल करने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? आप बताइए, जो धातु में ड्रिल करने से पहले गाइड होल में किस प्रकार
औजार का प्रयोग करते हैं? तो आपको बता दें हम सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सेंटर पंच का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि धातुओं को ठोकने के लिए कौन सा हैम्पर का प्रयोग करते हैं? तो यार हम बता दें, ये थोड़ा जो है क्वेश्चन थोड़ा गलती से टाइप हो चुका है, लेकिन फिर भी देख लो, आपको नॉलेज तो हो ही जाएगा। तो आप देख लीजिए, हालांकि धातुओं को ठोकने के लिए कौन सा हैमर में हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? तो हम आपको बता दें मैलेट का। ठीक है, मैलेट के द्वारा ही हम धातुओं को ठोकने के लिए उपयोग करते हैं, हल्की धातुओं को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? तो बेंच वाइज इज द राइट आंसर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, गलती से मेरे टाइपिंग हो चुकी है, जो आप देख लीजिए, आपके नॉलेज लाया। ठीक है, नॉलेज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब ऐसे ही है, 1 मिनट। चलते हैं पाँचवा को, वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? धागा, रूल, नापने का फीता, स्केल। तो हम बता दें आपको, वायरिंग का नाप लेने के लिए नापने का फीता का उपयोग करते हैं, इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, दोनों चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। हम आपको बता दें, एक इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना गुणा भारी होता है? जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की अपेक्षा में कितना गुणा भारी होता है? तो बता दें 1840 गुणा भारी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान पोलैरिटी का प्रभाव, जो समान पोलैरिटी होती है उसका प्रभाव एक दूसरे के को दूर ढकेलने के लिए किया जाता है पोलैरिटी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो हम आपको बता दें, एक परमाणु के नाभिक में जो है, पहले तो प्रोटॉन आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? न्यूट्रॉन। इसका मतलब जो हमारा गा वाला आंसर है, का इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें न्यूट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 3। ठीक है, हर पार्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें 15 पार्ट्स में क्वेश्चन बताऊंगा। एक पार्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। तो आपको इसमें बता दें, पहला क्वेश्चन पार्ट 3 का, शॉर्ट कैपेसिटर की दशा में ओम मीटर की रीडिंग शून्य होगी। ठीक है, क्या होगी? शून्य होगी। शॉर्ट कैपेसिटर की दशा में ओम मीटर की रीडिंग क्या होगी? शून्य होगी। शून्य होगी, खा इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक औद्योगिक संस्थान में ग्राउंडिंग प्रणाली किससे सुरक्षा करती है? तो हम आपको बता दें, घर्षण द्वारा स्थिर विद्युत से, इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे साइज परंतु अधिक कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर में क्या डाइलेक्ट्रिक प्रयोग करते हैं? तो हम आपको बता दें कि सिरामिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 4 कुछ इस तरह से आया, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा हुआ है। तो इसमें पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन जो है, कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए रजिस्टर का उपयोग करें। किसका उपयोग करना चाहिए कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए? रजिस्टर का। ठीक है, तो का इज द राइट आंसर। 1 मिनट। तो का इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप नोटबुक और एक नोट्स लेके और एक पेन लेके बैठ जाइए, जिसे हम रफ कॉपी बोलते हैं, उसमें नोट करते जाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके स्क्रीन पे। एक छत के पंखे में समानता फोन सा कैपेसिटर प्रयोग होता है। ठीक है, एक छत के पंखे में समानता कौन सा कैपेसिटर का प्रयोग होता है? तो तेल में डूबा हुआ पेपर कैपेसिटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके सामने। यदि पैरेलल कैपेसिटर का मीडियम माइक और हवा है, तब कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। ठीक है,
इतना ध्यान रखना। यदि पैरेलल कैपेसिटर का मीडियम माइक हवा है, तब कैपेसिटर बढ़ाने के लिए हम जो उपयोग करते हैं प्लेटों का। भाई जब प्लेटों का बढ़ा देते हैं क्षेत्रफल तो इसमें क्या होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या, इंसुलेटेड पदार्थ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कैपेसिटर होता है और डीसी करंट को रोकता है। ठीक है, क्या करता है, डीसी करंट को रोकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक कैपेसिटर के क्या गुण हैं, तो हम आपको बता दें। माइक कैपेसिटर में तो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अधिक होता है, पावर फैक्टर अच्छा होता है, हानियाँ कम होती हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने का धारिता, तो हम आपको बता दें घटती है। जो पैरेलल प्लेट होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच की दूरी जो बढ़ाने के लिए हम जो धारिता होती है वो हमारी क्या होती है, घटती है। इस तरह राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्षेत्रफल बढ़ाने पर तो आपकी जो ये बढ़ जाएगी। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी जो धारिता वो भी बढ़ेगी। ठीक है, कैपेसिटर क्षेत्रफल बढ़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ बदले पर धारिता बदल जाती है। अगर डाइलेक्ट्रिक पदार्थ जो है उसकी धारिता बदले तो बदल जाती है। ठीक है, बदले पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटे आकार परंतु अधिक मूल्य का कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ पाए जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ इधर राइट आंसर। उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं, ठोस में पाए जाते हैं, द्रव में पाए जाते हैं, गैस में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई आपका पार्ट 5 चल रहा है। ठीक है, कितने पार्ट 5, तो हम आपको अब तक 50 क्वेश्चन बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पार्ट 5 का 5वां क्वेश्चन। एक कंडक्टर के समांतर वोल्टेज देने पर करंट किन अवस्था में बढ़ेगा। एक कंडक्टर के समांतर वोल्टेज देने पर करंट किन अवस्था में बढ़ेगा, तो हम बता दें कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र बढ़ाने पर ही अवस्थाएं में जो है बढ़ेगा। जब इसका हम क्रॉस जो कंडक्टर होगा हमारा, तार होगा, चालक होगा, चालक के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को बढ़ा देने पर एक कंडक्टर समांतर वोल्टेज देने पर करंट इन स्थाई में बढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 10 ओम के रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हैं तब इसका संयुक्त रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर 10 ओम, ठीक है, 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हुए हों तब इसका संयुक्त रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लैंप का रेजिस्टेंस अधिक है। किस लैंप का रेजिस्टेंस अधिक है, तो 25 और 250, 25 वाट 250 वोल्ट का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत अधिक होता है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 निम्न रेटिंग वाले लैंप सीरीज में वोल्टेज सप्लाई में जुड़े गए हैं, कौन सा लैंप अधिक रोशनी देगा। 3 जो है निम्न रेटिंग वाले लैंप सीरीज के वोल्ट सप्लाई में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इसमें से तीनों में से कौन सा लैंप अधिक रोशनी देगा, तो हम आपको बता दें कि 100 वाट 230 वोल्ट वाला जो हमारा लैंप होगा वो सबसे अधिक रोशनी देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 60 वाट 230 वोल्ट लैंप को यदि 250 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो तब क्या होगा, तो हम आपको बता दें 230 वोल्ट सप्लाई की अपेक्षा अधिक प्रकाश देगा। इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक हीटर का तार जलता है तो जले भाग को हटाकर दोबारा हीटर चालू करते हैं तो हीटर की पावर, जो आपकी हीटर की पावर है, ठीक है, हीटर की पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर जब एक हीटर का तार जल जाता है तो जले भाग को हटाकर दोबारा हीटर चालू करें तो हीटर का पावर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर मान लो सपोज दैट मुझसे कुछ बोलने में आंसर की त्रुटि हो रही है तो मैं नीचे भी आंसर टाइप किया हूँ, उसमें से आप मिला सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 2 बल्ब 100 वाट 230 वोल्टेज रेटिंग सीरीज में 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़े गए हैं, इसकी खपत क्या होगी, तो 50 वाट होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न पदार्थों में से किसका ताप
कोएफिशिएंट लगभग शून्य होता है, तो हम बता दें आपका मैग्नीन इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मैग्नीन का होता है। ये 9वां क्वेश्चन, दो समान मन वाले रजिस्टर को समांतर में जोड़ने पर उनका संयुक्त रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा। जब दो समान मन वाले रजिस्टर को समांतर में जोड़ने पर उनका जो संयुक्त रेजिस्टेंस होगा एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा। ठीक है, इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर का तापमान कोफिशिएंट निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव है। इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन, नाइक्रोम को अधिक कहाँ प्रयोग करते हैं? जो नाइक्रोम होता है उसका कहाँ प्रयोग करते हैं? तो हीटर कॉइल में हम नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। इस राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ताप बढ़ाने से बहुत कम बढ़ती है। जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है इतनी अच्छी मटेरियल का बनाया जाता है कि जो उसमें ताप बढ़ाने से बहुत कम उसकी तापमान बढ़ती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो समान धातुओं को कंडक्टर की समान लंबाई है किंतु एक का व्यास दूसरे से दुगना है। यदि मोटर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 20 ओम है तब दूसरे रेजिस्टेंस का कितना होगा? तो 80 होगा। इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सर्किट में आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज लगाया जाए तो सर्किट में ओवरलोड होने पर गंभीर हानि होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉपर की तार का रेजिस्टेंस कितना होता है? कैसे बढ़ेगा? तो कॉपर का तार जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो तार होता है तार की लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है रेजिस्टेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इधर राइट आंसर। दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए या जोड़ें या जुड़ा कहेंगे यदि, तो हम बता दें आपको दोनों, ये पहले देखो, ये दोनों के समान मात्रा में करंट प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये वे सर्किट में चैन की तरह इस प्रकार जुड़े हैं कि रेजिस्टेंस। ठीक है, हम आपको बता दें जो कथन घ है इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 रेजिस्टेंस 30 ओम, 15 ओम और 5 ओम मन के पैरेलल में जुड़े हैं, उनका संयुक्त रेजिस्टेंस कितना होगा? तो उनका संयुक्त रेजिस्टेंस होगा 5 ओम से कम होगा। ठीक है, इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, आप फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कृपया आप नोट और एक पेन लेके बैठ जाइए जिससे आप नोट करते जाइए। ठीक है, फ्यूज के लिए जो उपयुक्त होने वाली धातु क्या है? तो हम आपको बता दें कम गलनांक और अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह से है, निम्न से किस पदार्थ के रेजिस्टेंस का निगेटिव तापमान कोफिशिएंट होता है? तो कार्बन का जो निगेटिव तापमान होता है वो क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोल्डर बनाने के लिए 3 और लेड को 40:60 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो 5 किलो सोल्डर बनाने के लिए प्रत्येक में कितनी आवश्यकता होगी? तो 3:2। इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 7 चल रहा है, तो पार्ट 7 का ये पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, रेजिस्टेंस का विलोम क्या होता है? कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस। इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कार्बन फिलामेंट के द्वारा करंट प्रवाहित होता है तब फिलामेंट का रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि निगेटिव तापमान कोफिशिएंट के कारण। ठीक है, किसके कारण? निगेटिव तापमान कोफिशिएंट के कारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 200 किमी है तब 250 मीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा? तो 50 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट 200 वोल्ट के 200 वोल्ट सप्लाई पर पैरेलल में लगे हैं, तो इन लैंपों द्वारा लिया जाने वाला करंट 2 एम्पियर
ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न धातु में से सबसे कम किस धातु की रेजिस्टिविटी है? तो चांदी की है, जो रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है चांदी में, ठीक है, चांदी में, ठीक है। तो छठवां क्वेश्चन, यदि एक 100 वोल्ट लैम्प के सीरीज में 40 वाट 100 वोल्ट बल्ब सीरीज में जोड़कर 200 वोल्ट सप्लाई दी जाए तब क्या होगा? तब होगा 40 वाट 100 वोल्ट बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, फ्यूज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की तार से दुगना है उसकी करंट प्रवाहित करने की क्षमता 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप योग का गणितीय योग वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग EMF गणितीय योग शून्य होगा। इस राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एक डेल्टा में जुड़े रोटर की प्रत्येक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 2 ओम है। दो जोड़े टर्मिनल के बीच रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करो। कैसे, कितना होगा? तो हम आपको बता दें 1.33 ओम होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, 100 वाट और 40 वाट के बल्ब की समान वोल्टेज रेटिंग 40 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस अधिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 9वां पार्ट चल रहा है, ठीक है। एक हीटर, 9वां पार्ट का पहला क्वेश्चन, एक हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम तार से बना होता है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस 1.1 ओम प्रति मीटर है। यदि मीटर की जो रेटिंग है 220 वोल्ट पर 1100 वाट आवश्यकता तार की लंबाई क्या होगी? तब बताओ क्या होगी भैया? हम आपको बता दें 40 मीटर होगी। इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। एक 40 वाट 100 वोल्ट बल्ब कितना करंट लेगा? 0.4 एम्पेयर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ाने पर जो है बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कंडक्टर के तापमान कोफिशिएंट की परिभाषा प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस में कमी। इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस का तापमान कोफिशिएंट विभिन्न तापमान पर अलग अलग रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन का रेजिस्टेंस कम ताप पर बढ़ता है। कार्बन का जो रेजिस्टेंस का कम ताप पर बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम के नियम में एक शर्त है कि तापमान स्थिर रहना चाहिए। जो हमने बताया है उसमें क्या बताया उन्होंने कि तापमान स्थिर रहना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज करंट की समानुपाती होता है। क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। एक सूत्र में ओम का नियम क्या होता है? V/I = R, मतलब R = V/I, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। पार्ट 9, पैरेलल सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समांतर, ठीक है। क्या होता है पैरेलल सर्किट में? प्रत्येक रेजिस्टेंस का समांतर क्या होगा? करंट बढ़ जाता है और वोल्टेज समान ही रहता है पैरेलल सर्किट में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। सीरीज सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समांतर जो है वोल्टेज बढ़ जाती है और करंट समान रहता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस किसके बहाव में बाधा उत्पन्न करती है? आप बताइए। रेजिस्टेंस जो है किसके प्रभाव में बाधा करती है? तो हम आपको बता दें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। कंडक्टेंस का विलोमानुपाती है। क्या है? कंडक्टेंस का विलोमानुपाती क्या है? तो हम आपको बता दें रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा कॉम्पिटिशन कंडक्टेंस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस तापमान परिवर्तन होने पर प्रभावित होता है। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस जो है तापमान परिवर्तन होने पर प्रभावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इज राइट आंसर। तापमान बढ़ने पर कार्बन में रेजिस्टेंस कम होता है। तो हम आपको बता दें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
शुद्ध धातु का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, इसलिए इसका तापमान कोफिशिएंट है पॉजिटिव होता है। ठीक है, कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पावर सर्किट में प्रयोग होने वाले रेजिस्टेंस वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे तब सर्किट का कुल रेजिस्टेंस आपका R1 + R2 + R3 = R। ठीक है, R = R1 + R2 + R3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।